Good morning to all my dear students of class 8th. Today we are going to start with the chapter number 1 of civics, that is of the subject social science. The name of the first chapter is the Constitution of India. Now, what is the name of the chapter? The Constitution of India. In this chapter, beta, I have marked some words with red pen. These are the difficult words of this chapter. इन वर्ड्स को आप लोग अंडरलाइन साथ साथ कर लेंगे, जैसे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी वैसे, ठीक है. आई विल ऑल्सो टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. So before beginning the explanation, I want to tell you the meaning of constitution, that what constitution is. Constitution in Hindi is called संविधान. What is constitution in Hindi? It is called संविधान. संविधान क्या होता है किसी भी देश का? हम इसमें सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी देश का संविधान का मतलब क्या होता है? सो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री रन्स. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जिसके आधार पर देशवासी अपना काम करते हैं या देशवासी उसी अनुसार चलते हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ लिखी होती है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा उसको क्या मिलेगी, ठीक है, या किसी अपराध को करने की सज़ा क्या है. इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं. अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस, ठीक है. नाउ इसीलिए बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है. रिजिड मतलब वो जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल मतलब वो जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है. Now, the Constitution. The Indian Constitution is a legal document which contains basic laws that define the powers and functions of the government. The Constitution lays down the parameters. Parameters मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने का कोई तरीका. The way in which something can be done. ओके आप चाहे इसकी मीनिंग हिंदी में लिख लीजिएगा, चाहे इंग्लिश में, बुक में ही. द वे इन विच समथिंग कैन बी डन, या किसी भी काम को करने का तरीका. From which concepts flow. Every law has to be in accordance with the spirit of the Constitution. The Constitution also enumerates the rights and duties of the citizens. Constitution में एक नागरिक की, यानी कि भारत में रहने वाले नागरिक की राइट्स और ड्यूटीज़ भी लिखी होती है. एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत में सारी गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको किसके अनुसार काम करना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है उसके अनुसार. Our constitution was prepared by a constituent assembly which had representatives from different communities. The constitution was put into force on 26 January 1950. Constitution force में यानी कि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी यानी वो दिन जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. रिपब्लिक डे मनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि उस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया था, ठीक है. बेसिकली हु हैड रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बारे में. इन अ डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर बिहाफ. डेमोक्रेसी बेटा क्या होती है? डेमोक्रेसी मतलब होता है, या डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक देश, जहाँ पे लोगों को अधिकार होता है अपनी गवर्नमेंट को स्वयं चुनने का. कैसे? वोट देकर, ठीक है. तो जिस कंट्री में जो लीडर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे वहाँ की जनता चुनती है, उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, जहाँ के लोगों को राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं, ठीक है. Okay, again, in a democracy, people choose their leaders so that they can exercise power responsibility on their behalf. However, it is possible that the leaders in power might misuse their authority. Therefore, Constitution provides safeguards against it. In a democratic societies, the Constitution often lays down the rules that guard against this misuse of power by our political leaders. Another function of a constitution in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. सबसे पहले डोमिनेंट का मतलब मोर पावरफुल. जो ग्रुप या जो लोग ज़्यादा पावरफुल हों उसे हम कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है.
इस पैराग्राफ में ये कह रहा है बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से हम देशवासी अपनी जनता को चुनते हैं वोट देकर। वोट कौन देता है? भारत में रहने वाले नागरिक जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, 18 और 18 से ऊपर हो, उनको वोट देने का अधिकार होता है। अब ये कह रहा है कि अब हमने वोट दे दिया, कोई गवर्नमेंट मतलब लीडर बन गया, ठीक है, कोई इंसान लीडर बन गया, अपनी पावर्स को वो मिसयूज़ ना कर सके, इसकी भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि अगर चुना गया व्यक्ति अपने पावर को मिसयूज़ करता है तो उसके लिए उसको क्या भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पे पूरी कंट्री वर्क करती है, उसकी गवर्नमेंट वर्क करती है, उसके लोग वर्क करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब मैंने आपको बताया, डोमिनेंट मतलब मोर पावरफुल। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 156। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, हम देशवासियों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। अब बेटा बताइए, किसी भी जगह को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, अगर स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो सब अपनी मनमानी करें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, या चाहे वो नॉन वर्किंग स्टाफ हो। अगर आप लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए, माइंड ना किया जाए, कुछ टोका ना जाए, तो आप शोर करोगे। तो इसीलिए किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड लॉज की ज़रूरत होती है, ठीक है। अनलाइक मोनार्की, मोनार्की का मतलब बेटा क्या होता है? मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय अ किंग और क्वीन। डिक्टेटरशिप का भी मतलब यही होता है, यानी कि जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं वोट देके, लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे रूल कौन करता है? एक किंग या क्वीन, वो डिक्टेटरशिप कंट्री कहलाती है, ठीक है। जहाँ पे मोनार्की होता है, जहाँ पे एक किंग या क्वीन रूल करता है, उसकी डेथ के बाद पता चले उसका बेटा फिर किंग बन गया, वो खत्म हुआ तो उसका बेटा बन गया, हायरार्की होता है, ठीक है। in which the country is governed according to the will of a single person in a democracy all the adult citizens मतलब above the age of 18 years, यहाँ पे एज दिया नहीं है, above a certain age लिखा है, above the age of 18 years participate in the working of the government either directly or indirectly, so everyone must know about his rights and duties, ठीक है। all the conflicts का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। if they arise can be amicably settled, there can be no manipulation of laws। manipulation का मतलब क्या होता है? manipulation का मतलब ये होता है धोखाधड़ी, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत का हर सदस्य इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली वोट दे के करता है, ठीक है। इट टेल्स अस व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी एंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ये कंट्री किस टाइप की है। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर कंट्री। सोशलिस्ट मतलब अ कंट्री वेयर ऑल पीपल आर इक्वल, जहाँ पे रहने वाले सारे लोगों को एक समान से ट्रीट किया जाए। सेक्युलर मतलब नॉट कंसर्न्ड विथ रिलीजन, जहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हिंदू ही रह सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम ही रह सकते हैं, नहीं, पूरी कंट्री में किसी भी रिलीजन के लोग रह सकते हैं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आपको ऑलरेडी बता चुकी, लोकतांत्रिक देश जहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं, हम चुनते हैं गवर्नमेंट को। दीज आर द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहता है? पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। फेडरल का मतलब होता है कनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। Third, the Constitution provides a chapter on the fundamental rights of the people and protects them from misuse of power by the political leaders. Constitution में मैंने पहले भी बताया, लोगों के fundamental rights और duties भी लिखी रहती हैं। Fourth, democracy is a government by a majority, but it does not mean that minorities should be neglected. Minorities मतलब smaller number of group, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्लास में गए, ठीक है,
20 स्टूडेंट्स में अगर 18 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं और सिर्फ 2 गर्ल्स हैं तो हम बोलेंगे कि माइनॉरिटी ग्रुप इज़ ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लास, ठीक है। उसी तरह से अगर भारत में रहने वाले जितने भी रिलीजन्स हैं, अगर किसी रिलीजन के कम लोग रहते हैं तो उनको बोला जाएगा माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है। शुड बी निग्लेक्टेड, minorities have to be protected from the dominant rule of the majority. Dominant मैंने बताया more powerful. The constitution mentions how they can be protected. constitution के पास minority group वालों के लिए भी powers हैं, उनके लिए कुछ special features दिए जाते हैं, ठीक है। Now next is the constituent assembly. इंडिया became an independent country after a long struggle. इंडिया क्या बनी? इंडिपेंडेंट कंट्री बनी बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत युद्ध के बाद, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मतलब कौन सा पर्सन? अ पर्सन हु वांट्स हिज और हर कंट्री टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड envisaged मतलब टू इमेजिन अबाउट फ्यूचर, ठीक है। The kind of government to be formed in independent India where everyone will enjoy equal rights. इसमें क्या कह रहा है? इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बनी बहुत ही स्ट्रगल के बाद। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर थे उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट को इमेजिन किया था फ्यूचर में जहाँ पे सब अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट में असेंबली मतलब कुछ ग्रुप ऑफ लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 9 नवंबर 1946। पहली मीटिंग कब हुई थी इस टॉपिक को लेके? 9 दिसंबर 1946 विथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज इट्स प्रोविजनल प्रेसिडेंट। प्रोविजनल मतलब क्या होता है बेटा बताइए? एनीबडी नोज व्हाट इज प्रोविजनल? प्रोविजनल मीन्स नॉट फिक्स्ड, ओनली फॉर प्रेजेंट टाइम, नॉट फ्यूचर, ठीक है। प्रोविजनल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि फिक्स्ड ना हो, सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए हो, ठीक है, फ्यूचर का जिसकी कोई गारंटी ना हो। ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग मतलब टू मेक अ फर्स्ट कॉपी, किसी चीज़ को पहली बार जब हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये बुक है, जब ये बुक लिखी गई होगी तो उसको कहा गया होगा उसकी फर्स्ट कॉपी, ठीक है। On 16th July 1947, when the Muslim League decided to withdraw from the Constituent Assembly for making a separate assembly for the Pakistan, the Constituent Assembly of India had 299 members. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Constitution. Constituent Assembly को इंडिया का Constitution complete करने के लिए कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन पास कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को पास हो गया, लेकिन इनटू फोर्स उसका काम करना कब शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950, वो तारीख जिस तारीख को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। द टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ डिफिकल्ट वन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टास्क यानी काम क्या था? डिफिकल्ट था। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया इंडिपेंडेंट कब बनी थी? 1947। सबको डेट पता है? 15 अगस्त 1947। बाय मिस्टेक आई जस्ट सेड दिसंबर, इट इज 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। British left India divided and fragmented. What is fragmented? To break something into smaller pieces. ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पर राज किया, इंडिया को छोड़ने के बाद उसको स्मॉलर पीसेस में, टुकड़ों में छोड़ दिया। प्रिंसली स्टेट रिलेटेड टू प्रिंस, जहाँ पे प्रिंस का राज चल रहा हो। द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इज़ अ लैंड विथ डाइवर्स लैंग्वेजेस। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग, डिफरेंट। रिलीजन्स एंड कास्ट, यानी कि सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी कास्ट हैं और बहुत सारे रिलीजन्स हैं। Everyone has to be given a due place in free India. The members of the Constituent Assembly gave us a visionary document. Visionary मतलब having great plans for the future. वो डॉक्यूमेंट जिसकी फ्यूचर के लिए प्लान्स बहुत ग्रेट हों। एंड इवन आफ्टर 60 years, people have full faith in the provisions of the Constitution. Key features of the Indian Constitution. The key features of the Indian Constitution are federalism.
फेडरल का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया क्या होता है। फेडरल का मतलब कनेक्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मतलब कनेक्टेड विद द पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलर भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नॉट कंसर्न विथ रिलीजन। These key features of the Indian Constitution kept in mind the diversity, unity, socio-economic reforms and representation. First is federalism. फेडरलिज्म मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होती है। उसके बाद हमारी आती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य की गवर्नमेंट। फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जिस सिटी में हम रह रहे हैं या जिस विलेज में रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे प्रधान या पंचायत। गेट इट। सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी मैंने आपको बताया। पार्लियामेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। Next is separation of powers. The Constitution divides the state into 3 organs: the legislature, the executive and the judiciary. इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करता है। पहला द लेजिस्लेचर, दूसरा द एग्जीक्यूटिव और तीसरा द जुडिशरी। मैं बता दूं लेजिस्लेचर क्या होता है, इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लॉज को बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो उन लॉज को एक्टिव करते हैं या उसको मार्केट में या आई कैन से उसको चलने के लिए आगे भेजते हैं, ठीक है, कि ये लॉज अब इंडिया में अप्लाई हो जाए, प्लान्स बनाते हैं। और जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, जो जज होता है एक तरह से, जो ये देखता है कि अगर लॉ सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या सज़ा मिली जाएगी। द लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, द एग्जीक्यूटिव जो लॉ को फोर्स में लाता है, और जुडिशरी जो ये देखता है लॉ अगर ठीक से फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसकी क्या सज़ा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। मैंने आप लोगों को बताया कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादातर इंसान जो रहते हैं उनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है, जैसे राइट टू स्पीच, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास राइट है कि आप बोल सकें, आप सही गलत के बारे में बोल सकें। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं इंडिया में रहने के लिए, ज़रूरी नहीं है, आप जब चाहें अपने रिलीजन को बदल सकते हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अगर आपको कुछ पावर्स राइट्स दिए जा रहे हैं तो आपकी ड्यूटीज़ भी तो कुछ बनती हैं इंडिया के प्रति, ठीक है। तो इसी तरह हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं। सेक्युलरिज्म मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जहाँ पे रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है, इंडिया इज़ अ लैंड वेयर पीपल बिलोंग टू डिफरेंट फेथ्स एंड रिलीजन्स। इन इंडिया पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर सेपरेट, पीपल एंजॉय फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस देयर ओन रिलीजन। वेलफेयर स्टेट, अब वेलफेयर स्टेट क्या है, अ वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट विच परफॉर्म्स फंक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लाइक एजुकेशन, public health, agriculture, parks, libraries. As a welfare state, India is committed to the welfare and development of the people, particularly the vulnerable sections, that is SCs and STs. A detailed written constitution, सबको पता है कि इंडिया का संविधान जो है वो डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखिए केस स्टडी में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया। सबसे पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे सिटीजन्स को राइट टू इक्वालिटी मिलती है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगी कि आप अमीर हैं गरीब हैं तो इसलिए इनइक्वालिटी हो, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो अगर आपको सही गलत लग रहा है तो, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो, एक्सप्लॉइटेशन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हो, वहाँ के लोग आपको परेशान कर रहे हो, या आप किसी फैमिली में जाते हो, या आपकी कहीं शादी हुई हो, वहाँ के लोग आपको परेशान कर रहे हो, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये मैं बता चुकी हूँ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी स्कूल आपका एडमिशन इसलिए नहीं ले सकता कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, नहीं,
अगर आप केपेबल हो तो आपका एडमिशन ज़रूर होगा। राइट टू एजुकेशन, हर एक इंसान के पास एजुकेशन विद्या लेने का राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, ये सारी क्या है 7 राइट्स हैं जो कि हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया को दी गई हैं। इसके अलावा कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बेटा यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सरसाइजेस प्लस क्वेश्चन आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू ऑल। Prepare for the test. Soon test will be conducted online itself. That's all for the today's class. Don't forget to mark the difficult words and write their meanings, whether in Hindi or English. I have been told each and every word meaning in this chapter. Thank you very much.